हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो आप लोग मौद्रिक प्रणाली आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था उसी का ही सेकंड पार्ट देखेंगे। और आगे की मौद्रिक प्रणाली में क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें, बची हुई चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टर्म आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसा मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। बेसिकली इंग्लिश में ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एलएएफ पूछ लेगा, एलएएफ क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी नहीं बताएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए कि हाँ तरलता समायोजन सुविधा क्या है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या तरलता समायोजन सुविधा। तरलता तो आप लोग जान गए होंगे क्या होती है, बैंकों वाले में बताया था कि तरलता होती है कैश, कैश फ्लो, मनी सप्लाई जिसे बोलते हैं, कैश फ्लो होना चाहिए, वो होती है तरलता। अब तरलता का समायोजन, समायोजन मतलब कमबर करना, तरलता को एडजस्ट करना। तो ये कौन करता है? आरबीआई। पहले ही बताया कि आरबीआई की बहुत सारे उपकरण होते हैं जिससे वो देश में या किसी अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब बढ़ाने की बारी आती है तो बढ़ाता है। बढ़ाता कब है? जब उसको चाहिए कि वृद्धि दर कम हो रही है, उसको बढ़ानी है। कम कब करता है? जब उसको लगे कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो वो तरलता कम कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गई तरलता समायोजन सुविधा। इसके अंतर्गत आरबीआई रेपो तथा रिवर्स रेपो, रेपो रेट आपने सुना होगा तो वही रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो, रेपो रेट के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति के अल्पकालिक उतार चढ़ावों को कम करने हेतु सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, पहली चीज तो रेपो और रिवर्स रेपो जो होते हैं आपके अल्पकालिक होते हैं, 14 दिन से शुरू होते हैं और 1 साल तक जाते हैं। इसमें आरबीआई क्या करती है, हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। रेपो रेट क्या होता है कि इसमें आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट प्रतिभूति होती हैं या गवर्नमेंट का बॉन्ड मान लीजिए, इसको आरबीआई क्या करती है, बैंकों से अपने पास लेती है रेपो में और उनको कैश दे देती है। इस वादे के साथ लेती है कि कुछ समय बाद वो बॉन्ड आरबीआई फिर से बैंकों को बेच देगी। ठीक है, तो इससे बैंकों से क्या करेगी आरबीआई, बैंकों से बॉन्ड लिए और उनको दे दिया पैसा। तो जो पैसा बैंकों के पास गया, बैंक उसको क्या करेंगे, उधार दे देंगे जो उद्योगपति हैं उनको, या आम जनता को भी उधार देते हैं। इनको बैंक क्या करेंगे, ये पैसा उधार दे देंगे। उधार में जब उद्योगपति के पास जाएगा तो वो भी क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, फाइनली वो जनता के पास पहुंचता है। तो ओवरऑल देश में कैश फ्लो बढ़ जाता है रेपो में। रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दी तो वही बाकी बैंक क्या करेंगे, पैसा कम लेंगे क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाती है। और रेपो रेट कम कर दी तो बैंक क्या करेंगे, ज्यादा पैसा लेंगे। रिवर्स रेपो में क्या होता है, उल्टा होता है। रिवर्स रेपो में आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से पैसा वापस ले लेगी और अपने बॉन्ड जो है उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको क्या करेगी, बैंकों को दे देगी। इसमें आरबीआई ब्याज देती है रिवर्स रेपो में, लेकिन रिवर्स रेपो का ब्याज दर रेपो रेट से कम रहता है। 0.25 तो कम रहेगा ही रहेगा बेसिकली, कभी कभी इस टाइम काफी ज्यादा कम चल रहा है। तो ये सिस्टम रहता है। ठीक, अल्पकालिक होते हैं, 14 दिन से लेके 1 साल तक की ये चीजें होती हैं। आगे चलते हैं, रेपो रेट जान लेते हैं। अभी मैंने बताया इसके अंतर्गत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों या वित्तीय संस्थानों इन्हीं को ही देता है क्योंकि पैसा आरबीआई के पास होता है। आरबीआई उसको छाप भी सकती है, प्लस आरबीआई के पास काफी पैसा होता है। हर साल आरबीआई 1 लाख करोड़ या 1.2 लाख करोड़ रुपए इतना गवर्नमेंट को दे देती है। आरबीआई कमाती है बैंकों से ब्याज के फॉर्म में, और अलग अलग तरीके होते हैं आरबीआई के। तो इनको क्या करेगी, इन संस्थानों को इस समझौते के साथ देती है, पैसा देती है और अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेती है कि वह एक निर्धारित दर पर एक तिथि पर उन्हें वापस कर देगा। वापस करने का सिंपल सा मतलब है कि जब वो वापस करेगा तो पैसा अपना वापस ले लेगा और बॉन्ड वापस दे देगा। ये है सिस्टम। ठीक, अगला इसका और घुमा के देखो तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई सरकारी बैंकों को, ये इसकी सही परिभाषा है, आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखकर अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। ये क्या हो गया आपका, रेपो रेट। तो रेपो रेट में आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है, पहली चीज कि आरबीआई यहाँ पे पैसा देगा। ठीक है, आरबीआई पैसा देगा किसको, बैंकों को या वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान और बैंकों में थोड़ा सा अंतर है जो मैंने बताया
कि जैसे आपके नाबार्ड वगैरह है, ये भी वित्तीय संस्थान है, लेकिन ये आपके बैंक नहीं है, ये पूर्ण बैंक नहीं है। बैंक वो होता है जो लोन लेता है, लोन देता है आम जनता को, ठीक है, और मांग देता है, स्वीकार करता है, इस प्रकार से। आगे आते हैं रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट, इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और उनको अल्पकाल के लिए सरकारी प्रतिभूतियां बेच देता है। सिंपल, दो ही चीजें हो रही। यहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, बॉन्ड रख लेगा अपने पास और पैसा दे देगा। यहाँ पे क्या करेगा, पैसा ले लेगा और बॉन्ड दे देगा। बॉन्ड लेकिन रिवर्स रेपो या रेपो में सरकारी होने चाहिए, निगम प्रतिभूतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आरबीआई क्या ब्याज लेगा और यहाँ पे ब्याज देता है। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे कि रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे बैंक, कम पैसा लेंगे। कम पैसा लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा, अपने आप महंगाई जो आपकी इन्फ्लेशन है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो इसमें क्या होगा, बैंकों को आरबीआई ब्याज दे रहा है तो बैंक प्रोत्साहित होंगे आरबीआई के पास अपना पैसा रखने के लिए। बैंक अपना पैसा ज्यादा आरबीआई के पास रखेंगे तो इससे भी क्या हो रही, मनी सप्लाई आपकी कम हो रही है। तो ये जितने भी आरबीआई के पास टूल्स हैं, ध्यान रखना, किसी का भी रेट बढ़े तो एक तो सबका रेट बढ़ता है। रेपो रेट जो होता है उसको बोलते हैं बेस रेट, इसी से सारे डिसाइड होते हैं। आरबीआई केवल रेपो रेट डिसाइड करती है और सब में बोल देती है कि रेपो रेट प्लस 0.25 या 0.50, ऐसे करके बाकियों का बेस रेट इसी के सापेक्षता आरबीआई तय करती है। ठीक है, तो कोई भी रेट आरबीआई बढ़ाएगी मनी सप्लाई कम होती है, और कोई भी रेट कम करेगी मनी सप्लाई अपने आप बढ़ेगी। एक और टर्म आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, बैंकों के पास जो टोटल एनडीटीएल होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मैं बता चुका हूं क्या होता है, कि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है जो आप जमा करते हो, प्लस आपका जो करंट अकाउंट होता है वो होता है आपका डिमांड लायबिलिटीज। सेविंग में डिमांड प्लस टाइम दोनों होता है, बट डिमांड क्या था। और जो आपकी एफडी एंड आरडी होती है वो आपकी क्या होती है, टाइम लायबिलिटीज, क्योंकि एक समय ड्यूरेशन पे आप जमा कर देते हो पैसा। ये जब टोटल जोड़ देते हो तो ये हो जाती है नेट डिमांड एंड टाइम। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बैंकों का जो टोटल एनडीटीएल है, बैंकों के पास जो टोटल जमा है उसका वो दैनिक आधार पर 2% तक आरबीआई से उधार ले सकता है। इससे बैंकों का काम चलता रहता है, कैश इनफ्लो बना रहता है, कैश की समस्या उसकी सॉल्व होती रहती है। बैंकों का जो एनपीए हो जाता है तो पता चले बैंकों के पास पैसा बचा नहीं तो वो आरबीआई से उधार ले लेता है, दे देता है। बाद में उसके पास डेली बेसिस पे कोई जमा कर रहा है, कोई उधारी चुका रहा है तो आरबीआई के बैंकों के पास आता भी रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और टर्म आता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। मार्केट को स्टेबल करना है। स्टेबल करना है तो आपको कैश फ्लो भी स्टेबल रखना है। कैश फ्लो कब बढ़ता है, जब यहाँ पर डॉलर वगैरह है, बाहरी मुद्रा बढ़ जाए। बाकी तो कैश फ्लो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं, या गवर्नमेंट अपना क्या लोन लेके व्यय बढ़ा दे। गवर्नमेंट क्या बाहरी जगह से लोन लेती है और विकासात्मक व्यय बढ़ जाता है, तो जो भी चाहे बैंक हो, जो भी पैसा खर्च होता है फाइनली जनता के पास पहुंचता है, क्योंकि फाइनली काम ग्राउंड पे जनता कर रही है। जैसे सैलरी, और जो उद्योगपति के पास भी पहुंचता है वो भी खरीदारी करेगा, चीजें करेगा या निवेश करेगा। तो जब इनके पास पहुंचेगा तो इसको या तो आरबीआई को कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो कम करेगा। तो इसको एक स्टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों को या तो बेचती है या खरीदती है। एक मार्केट होता है जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है कि आरबीआई अधिकतर बार क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, कैश को कम करना पड़ता है मार्केट। तो आरबीआई क्या करेगी, बॉन्ड बेचेगी, सरकारी, ये जो बैंकों का मार्केट होता है, सरकारी बॉन्ड बेचेगी और उनसे पैसा ले लेगी। इस तरीके से चलता है। अब आरबीआई, जैसा मैंने बताया कि देश में मुद्रा कब बढ़ेगी, मुद्रा मनी सप्लाई कब बढ़ती है, जब विदेशी मुद्रा बढ़ जाए तभी आरबीआई पैसा छापता है। एक और टर्म आता है पीएसएल सर्टिफिकेट, इसको समझ। बैंक होते हैं, बैंकों का जो टोटल एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी,
इसका 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, जो मैंने बताया कि जैसे एग्रीकल्चर है आपका एंड लघु उद्योग, इनको मिला के 18% तो यही दे देती है। इसके बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कुछ योजनाएं चल रही, जैसे आवास योजना है, उसके लिए भी जो पैसा खर्च हो रहा है उसको भी पीएसएल में शामिल कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी पीएसएल में शामिल किया गया। तो वो चीज जो देश के विकास के लिए या वंचितों के लिए, जो वंचित तबका है उनके लिए जो पैसा खर्च करना है वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। 40% इसका कोटा है। अब बैंक क्या होते हैं, कई बैंक, अब इसमें जोखिम ज्यादा होता है इस पैसे में, क्योंकि जब आप किसान को दोगे तो वो नहीं चुका पाता है, और अगर आप टाटा को पैसा दोगे तो टाटा का तो पता है ना ये तो चुकाएगा ही चुकाएगा। तो टाटा को पैसा देने में बैंकों का जोखिम बहुत कम रहता है। तो आरबीआई या सरकार बैंकों को मजबूर करती है कि आपको 40% पैसा तो जोखिम वाले क्षेत्रों में देना है। अब कोई बैंक नहीं देना चाह रहा है तो ऐसे तो चलेगा नहीं उसका, तो कई बार क्या होता है कुछ बैंक ज़्यादा दे देते हैं, तो अगर 40% से जिसने ज़्यादा दिया उसको उतने परसेंट का एक पीएसएल सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। फिर कुछ बैंक है जो 35% है, अब उनको 5% का सर्टिफिकेट जिसके पास ज़्यादा का होगा उससे वो खरीद सकते हैं, यही सर्टिफिकेट होगा। यह प्रमाण पत्र बैंकों को उनके प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के कोटे से अधिक ऋण प्रदान करने के समतुल्य मान के बराबर जारी किए जाते हैं। यह अन्य बैंकों को भी बेच सकते हैं। अब मौद्रिक नीति के कुछ प्रकार जान लेते हैं। ये तो पता चल गया होगा, दो प्रकार की नीति होती है, एक होती है राजस्व नीति जो सरकार तय करती है, दूसरी होती है मौद्रिक नीति, ये आरबीआई तय करती है। राजस्व नीति बजट के माध्यम से आती है और मौद्रिक नीति आरबीआई अपने हर 2 से 3 महीने के अंदर एक मीटिंग इनकी हो जाती है, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यही तय करते हो, यही मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, तो एक होती है संकुचित मौद्रिक नीति, संकुचित कर दिया मतलब पैसे का संकुचन, पैसा खींच लिया, इसको बोलते हैं या तो महंगी, बोलते हैं महंगी मौद्रिक नीति। क्योंकि यहाँ क्या करेगा आरबीआई, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को लोन, बैंक जो आरबीआई से लोन लेंगे उसकी रेट महंगे हो जाएंगे दर। जब बैंकों को महंगा दर मिलेगा तो वो भी लोन क्या है, महंगे दर पे देंगे। इससे निवेशक भी क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो देश में मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो यही है, इसको या तो महंगी मौद्रिक नीति बोलते हैं या संकुचित मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाया जाता है। और मात्रा कैसे घटाएंगे, जितने भी आपके रेट हैं वो सब क्या है आरबीआई बढ़ा देती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना या रुपए के मूल्य ह्रास को रोकना। हाँ, रुपया क्या होता है, जब उसका रुपए का मूल्य ह्रास हो तो इसमें भी आरबीआई क्या करती है, ये सारे बेस रेट बढ़ा देगी और इससे रुपए का मूल्य ह्रास क्या धीमे धीमे कम। अब इसमें जो मैंने बताया सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, जो पहले मैंने बताया था 4% तक था, अभी देख लें लेटेस्ट है, बदलता रहता है। ये कैश के रूप में बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर क्या होता है, बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है तरलता बनाए रखने के लिए। इन सारे रेटों को आरबीआई क्या है, बढ़ा देती है। तो कोई भी रेट बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे ही बढ़ाए। वैसे मेनली रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इस पे ही आरबीआई का जोर होता है। ठीक है, सीआरआर एसएलआर कभी कभार बढ़ाती है, साल में एक आध बार बढ़ाया या नहीं भी बढ़ाया, ठीक, लेकिन ये दो रेट आरबीआई चेंज कर देती है। इन्हीं से जुड़ा हुआ ही आपका एमएसएफ रहता है, ये भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आरबीआई कोई भी रेट बढ़ाएगा, आपका मनी सप्लाई कम होगा और महंगाई पर नियंत्रण। आगे चलते हैं। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या, विस्तृतात्मक, इसको सस्ती भी मौद्रिक नीति बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि देश में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। अब आरबीआई अगर ब्याज दर कम कर देगी तो बैंकों को भी लोन क्या है, सस्ते पे मिलेगा। जब बैंक सस्ते पे लोन लेंगे तो वो सस्ते पे देंगे। जब सस्ता लोन उद्योगपतियों को मिलेगा तो वो ज़्यादा लोन लेके ज़्यादा निवेश करेंगे, और निवेश ज़्यादा होगा तो वृद्धि दर, उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, मंदी को कम करना, क्योंकि वृद्धि दर बढ़ गई तो मंदी अपने आप कम होगी। इसमें आरबीआई क्या करता है, ब्याज दरों को कम कर देता है। एक और टर्म आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये अमेरिका से निकला है। अमेरिका में 2008 में एक संकट आया था, सब प्राइम संकट। इसमें क्या करता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है, ये इंडिया का नहीं है, केंद्रीय बैंक होता है जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक, उसने क्या किया कि जितने भी प्राइवेट बैंक थे या सरकारी बैंक भी थे उनको भी, प्लस कंपनी, उनको बोला आप अपने अपने बॉन्ड हमको दो, हम आपको पैसा देंगे। उन्होंने बॉन्ड दिए और
इन्होंने पैसा दिया उसका। बैंकों के पास पैसा है, बैंकों ने कम ब्याज दर पे लोगों को दिया, और लोगों ने इस पैसे से क्या किया, लोन न चुका के इसको और जगह पे चीजें खरीद ली, उपभोक्ता वस्तु खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, और फाइनली एक संकट आया था, मंदी आ गई थी। तो ये संकट किस वजह से आया था? क्वांटिटेटिव ईजिंग से। क्वांटिटेटिव ईजिंग यही होती है, केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीदता है और उसके बदले में पैसा देता है। पैसा आपका कहाँ चला जाता है? जनता के पास या कंपनियों के पास या बैंकों के पास, जिससे क्या होता है? वृद्धि दर बढ़ती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक एक पूर्व निर्धारित समयावधि तक एक निर्धारित मान के बॉन्ड को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से क्रय करता है। जब कोई भी बैंक बॉन्ड लेगा तो पैसा देगा, बॉन्ड देगा तो पैसा लेगा, दो ही चीजें, ठीक है। प्रभाव क्या होता है? इससे निवेश बढ़ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाता है, फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया के सापेक्ष में इंडिया के भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए थे, क्योंकि दुनिया भर की, अमेरिका में तो निवेश करना अब एक उस पर पहुंच गया, सैचुरेशन स्टेज पे। वहां पे बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। वही पैसा अगर वो इंडिया में निवेश करेगा तो यहाँ से ज्यादा फायदा निकाल लेता है। तो इंडिया में वो करेंगे तो एफडीआई आएगा, तो इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और रुपए की जो मूल्य वृद्धि है डॉलर के सापेक्ष में वो अपने आप बढ़ जाएगी। जब इंडिया में डॉलर आता है, ज्यादा मात्रा में आएगा, रुपए कम मात्रा में बाहर जाता है, तो अपने आप रुपए के मूल्य डॉलर के सापेक्ष बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी पहले एक कमेटी नहीं थी। पहले मॉनेटरी पॉलिसी कौन? आरबीआई का गवर्नर डिसाइड करता था। तो गवर्नर पर सरकार का दबाव ज्यादा था। सरकार ने बोल दिया ऐसा कर दो, सरकार अपने हिसाब से, जैसे चुनाव आ गए तो अब सरकार ये नहीं देखेगी, सरकार चाहेगी कि लोगों के पास पैसा हो और विकास भी हो। और फिर अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही तो सरकार वहाँ पे भी, तो सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। और आरबीआई का जो गवर्नर था उसके पास एक वीटो पावर होती थी, वो मतलब डिसाइड कर सकता था मॉनेटरी पॉलिसी। फिर इस पे एक कमेटी बनी कि इतना ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, सरकार का भी एक रोल हो, ऐसा ना हो पहले सरकार का कोई रोल नहीं होता था, आरबीआई के ही अधिकारी रहते थे और गवर्नर को वीटो। उर्जित पटेल, 2014 में एक कमेटी बनी, उर्जित पटेल, आप लोगों को नाम याद होगा उर्जित पटेल का, ठीक है। अभी इनको कहीं अच्छी जगह भेजा गया था। तो उर्जित पटेल थे, नोटबंदी के समय यही थे आरबीआई के गवर्नर। इनकी उसमें कमेटी बनी तो इन्होंने सुझाव दिया कि 6 मेंबर्स होने चाहिए, 3 आपके आरबीआई के होने चाहिए और 3 गवर्नमेंट के। जो गवर्नर होगा उसके पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वोट बराबर हो गए तो क्या होगा, गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वोट होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्लस मिनट टू मिनट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इनकी जो मीटिंग होगी, एक साल में कम से कम 4 मीटिंग तो अनिवार्य है, दैट मीन्स हर 3 महीने में एक मीटिंग तो अनिवार्य है। दूसरी चीज इसमें रखा गया है कि जो आपकी महंगाई नियंत्रण, लचीली मुद्रा स्फीति केंद्रित आपकी वृद्धि दर बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 ± 2, ये आपकी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, कि आरबीआई मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां बनाएगा। जो भी आपका महंगाई है वो 4 ± 2%, मतलब 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2% महंगाई दर, और 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए। महंगाई दर देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर महंगाई ना बढ़े तो देश मंदी में चला जाए, ठीक है। ये मैं जो आपका इन्फ्लेशन वाला है उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ, वहां पर डिसाइड हुई। अब इसमें क्या है आपके, 1 2 3, एक आरबीआई का गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक आरबीआई का कोई एक अन्य अधिकारी, और 4 5 6 चौथे और पांचवें छठवें नंबर के व्यक्ति गवर्नमेंट की एक सिलेक्शन कम सर्च कमेटी बनेगी, जिसका हेड कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन ये लोग बनेंगे। वोटिंग, सबके पास एक वोट होगा। अगर सबके वोट बराबर हैं तब गवर्नर को एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, जैसे स्पीकर को नहीं मिलता है, कि स्पीकर वैसे तो वोट नहीं देता है, लेकिन जब बराबर हो जाए तब स्पीकर दे सकता है। वर्ष में कम से कम 4 मीटिंग्स होंगी इनकी। सरकार लिखित में सुझाव दे सकती है, मतलब सरकार को अगर सुझाव देना है तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने फोन किया और बोल दिया। वो अलग चीज है कि शक्तिकांत दास को फोन करेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं, पीएम बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे रघुराम राजन थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, अपनी ही हिसाब से चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार कुछ देती हो, उनको लगता है ये सही नहीं है, तो नहीं भी इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप लिखित में सुझाव दो। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर मूल्य स्थिरता बनाए रखना। और ये चीज ध्यान रखना, जब से ये रखा गया इस लक्ष्य के हमेशा आरबीआई करीब ही रहा है, 4 ± 2 के। बहुत कम बार ऐसा हुआ कि इसको पार किया। और ये कौन डिसाइड करता है, ये ध्यान रखना, आरबीआई ने एक केवल सुझाव दिया था,
फाइनल मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब सरकार ही लगाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4+-2 किसने निर्धारित किया? तो ये सरकार ने निर्धारित किया। आगे चलते हैं। आरबीआई क्या करती है? प्रत्येक 6 महीने में मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसमें पूरा अपना मौद्रिक नीति पे एक वक्तव्य होता है, उसका पूरी डिटेल देती है। अगर मुद्रास्फीति की दर 3 तिमाही तक, 3 तिमाही मतलब 3-3 महीने की होती है एक तिमाही, 2% से कम हो जो लक्ष्य रखा है, या 6% से अधिक हो, तो आरबीआई को यह माना जाएगा कि आरबीआई मौद्रिक लक्ष्य प्राप्त करने में असफल माना जाएगा, और फिर आरबीआई को लिखित में एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये बात हुई। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया? पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।